जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा और ये ज्ञान सर का पेड कोर्स का लेक्चर है गाइस, करंट अफेयर्स का, जो आप देख रहे हैं। और जिन भी स्टूडेंट्स को ज्ञान सर के पेड कोर्स को ज्वाइन करना है, ये दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाई जाती है। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके बैच की इंफॉर्मेशन की जानकारी जो है वो ले लीजिए। और ये हमारे टेलीग्राम के चैनल्स और ग्रुप्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। और इसके अलावा ये सब टॉपिक्स हैं आज के, जिनको हम लोग एक एक करके डिटेल में कवर करने वाले हैं। और अभी तक आपने लाइक का बटन हिट नहीं किया तो लाइक का बटन जरूर हिट कर दीजिएगा। और गाइज आपको बता दें कि प्रॉपर अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ज्ञान सर के पेड कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। हमारे अभी बैचेस चल रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए। जैसे आप देख सकते हैं यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, एआरओ, बीईओ, इन सब के बैचेस चल रहे हैं। यूपीएसएसएससी के पूरे एग्जामिनेशंस की तैयारी करवाई जाती है। और अभी स्पेशल बैचेस हरियाणा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए भी हमारे पास अवेलेबल है प्रीलिम्स के। तो इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप बैचेस की इंफॉर्मेशन लेकर बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। गाइस देखिए, हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे पहले टॉपिक को। पहला इंडिया का मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव अभी ऑर्गेनाइज किया गया है, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। अभी सिर्फ आपको फोकस करना है अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, यानी कि जो चीज मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, सिर्फ वो आप ध्यान से सुनिए। उसके बाद मैं आपको नोट जो है वो लिखवा दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी सिर्फ आपके पूरा फोकस होना चाहिए जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके ऊपर। तो एक ऐसा टॉपिक अभी हम समझने वाले हैं जो सिर्फ हमारी हिस्ट्री का हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारी मॉडर्न एस्पिरेशन के लिए भी काफी मायने रखता है। इंडिया के मैरीटाइम हेरिटेज के बारे में हम चर्चा करेंगे और आज की डेट में उसका क्या महत्व है उसके बारे में बात करेंगे। आईएमएचसी 2024 अभी कंडक्ट हुई, जिसकी थीम थी टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग इंडियाज पोजीशन इन ग्लोबल मैरीटाइम हिस्ट्री, यानी कि वैश्विक समुद्री जो इतिहास है उसमें इंडिया की क्या पोजीशन है उसको समझने के लिए मतलब पूरा साल हम लोग को अब देखने को मिलेगा। इस पर मेनली फोकस किया जाएगा, इसलिए ये थीम रखी गई है। इस इवेंट ने एक चीज क्लियर कर दी है गाइस कि मैरीटाइम हिस्ट्री सिर्फ एक लेगेसी नहीं बल्कि एक लेसन है फ्यूचर के लिए। इंडिया की मैरीटाइम हिस्ट्री के बारे में जो है वो थोड़ी सी हम लोग चर्चा करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, लोथल के डॉकयार्ड को देखिए। ये दुनिया का सबसे पुराना डॉकयार्ड माना जाता है। इसका एविडेंस मिलता है मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड के रिकॉर्ड्स में। पढ़ा होगा आपने, है ना? और नहीं पढ़ा तो आपको ये जनरल स्टडीज में पढ़ना है ही। वैदिक लिटरेचर में भी मैरीटाइम का जिक्र है। रामायण और महाभारत में भी शिप्स और सी ट्रेवल्स के डिस्क्रिप्शंस मिलते हैं। और अर्थशास्त्र की बात करें तो मौर्यन एम्पायर ने दुनिया का पहला रिकॉर्डेड नेवी जो है वो स्टैब्लिश किया था। पता है आपको? ये सब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो काफी इंपॉर्टेंट होती है मेंस में लिखने के लिए, प्रीलिम्स के लिए। चोलाज और चेराज जैसे सदर्न डायनेस्टीज के बारे में बात करें, उन्होंने समुद्री व्यापार को जो है वो कितना ज्यादा बढ़ाया था, है कि नहीं? इनका कनेक्शन साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, रोमन एम्पायर तक था। स्कॉलर्स जैसे कि आर्यभट्ट, वारामिहिर, इन्होंने नेविगेशन में इनोवेशन दिए जो आज भी एक इंस्पिरेशन है। फिर कॉलोनियल पीरियड की बात करें सॉरी, कॉलोनियल पीरियड के टाइम पर यूरोपियन पावर्स ने हमारे मैरीटाइम ट्रेड को बर्बाद कर दिया था, लेकिन शिवाजी ने, मराठा नेवी और जैमुरिन्स ने इनका काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस किया, है कि नहीं? फिर इसके अलावा पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन नेवी ने ब्लू वाटर फोर्स बन के अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, चाहे 1971 का वॉर हो या कोस्टल सिक्योरिटी की बात हो। तो हमारे नेवल सेक्टर ने पोस्ट इंडिपेंडेंस है वो काफी ह्यूज कंट्रीब्यूशन दिया। तो ये सब तो हमने बात करी, थोड़े से कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के बारे में जो इंडियन मैरीटाइम सेक्टर से जुड़ी हुई है। अब आज की डेट में इंडिया का मैरीटाइम सेक्टर कैसा दिखाई देता है, तो सबसे पहले तो इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इंडिया के जो बंदरगाह है, पोर्ट जो है, 95% ट्रेड बाय वॉल्यूम हैंडल करते हैं। कार्गो कैपेसिटी है हमारी 1200 मिलियन टन की। इंडिया शिप रिसाइकलिंग में तीसरे सबसे टॉप पोजीशन पर है और 16th पोजीशन पर है मैरीटाइम सिग्निफिकेंस में।
यानी कि समुद्री क्षेत्र में जो महत्व हम लोग को देखने को मिल रहा है शिप रिसाइकलिंग का, उसमें 16 नंबर पर है। और तीसरे नंबर में सबसे ज्यादा मात्रा में रिसाइकलिंग हम करते हैं शिप्स की। सागरमाला प्रोग्राम के थ्रू हम अपने पोर्ट्स को मॉडर्नाइज जो है वो कर रहे हैं, पता है आपको। कोस्टल इकोनॉमीज को बूस्ट करने पर काम कर रहे हैं। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, एनएमएचसी, जो लोथल में है, वो सिर्फ एक म्यूजियम नहीं है गाइस, बल्कि हमारी मैरीटाइम हिस्ट्री का एक लिविंग एग्जाम्पल है। यहां लाइट हाउस हाउस हैं, इको रिजॉर्ट्स हैं, और रिसर्च फैसिलिटीज भी शामिल हैं। अब कुछ चुनौतियों के बारे में बात करें तो हमारे पोर्ट्स में या मैरीटाइम सेक्टर में क्या चुनौती हम सबसे ज्यादा फेस कर रहे हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हमारे बंदरगाह ओवर क्राउडेड है, और इसमें डिलेस काफी होता है। यानी कि सामान वहां पे रखा है, तो काफी समय बाद जो है वो सामान शिप में लोड होता है या अनलोड होता है। कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन है, मैरीटाइम ऑपरेशंस में ओवरलैपिंग रेगुलेशन, यानी कि काफी पेपरबाजी हम लोग को देखने को मिलती है, जिसके कारण काम स्लो हो जाता है। मुंबई 26/11 अटैक ने हमें कोस्टल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स का एहसास कराया। 175 शिप नेवी बाय 2035 का प्लान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबमरीन प्रोजेक्ट्स में डिले और बजट काफी कमजोर है हमारा, तो ये एक इशू हम लोग को देखने को मिलता है। फिर इसके अलावा आगे की जो है वो चर्चा करें, कुछ हमारे इनोवेशंस भी हैं, जैसे इको फ्रेंडली टग बोट्स और हाइड्रोजन हब्स जैसे ग्रीन शिपिंग इनिशिएटिव काफी प्रॉमिसिंग है। यानी कि हम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस पर काम कर रहे हैं। कोस्टल शिपिंग बिल 2024 और मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के थ्रू हम लोग रूल्स रेगुलेशंस को जो है वो काफी स्मूथ बनाने पर काम कर रहे हैं। स्वदेश दर्शन स्कीम कोस्टल टूरिज्म को प्रमोट कर रही है और लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा देने का काम कर रही है। तो अब किस चीज पर हम लोग जो है वो काम करें, तो पोर्ट कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि आपको बोला ना कि जो प्रॉब्लम है वही उसके हमेशा सोल्यूशन होते हैं। तो प्रॉब्लम क्या थी, पोर्ट्स ओवर क्राउडेड है, तो भाई उसकी कैपेसिटी बढ़ाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करो। इनलैंड कनेक्टिविटी को इंप्रूव करना बहुत जरूरी है, यानी कि रिवर्स को आपस में कनेक्ट करके रिवर्स के थ्रू जो है वो ट्रेड करना जरूरी है, क्योंकि उसका फायदा हम लोग उठाएं। सस्टेनेबल ओशियन रिसोर्सेज से हम $6 ट्रिलियन ग्लोबल ब्लू इकोनॉमी में अपनी पोजीशन और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। पता है आपको, ब्लू इकोनॉमी में, ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करेंगे तो $6 ट्रिलियन के मार्केट में जो है हम घुस जाएंगे। और हेरिटेज प्रिजर्वेशन को इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ इंटीग्रेट करना जरूरी है। कल्चर को प्रिजर्व करना है भाई। लोथल जैसी साइट्स जो हम लोग को देखने को मिल रही है उसको प्रोटेक्ट करो, प्रिजर्व करो, जो कि चालू कर दिया है हमने। इससे टूरिज्म भी बढ़ता है, पैसा मिलता है, वर्ल्ड को इंडिया के बारे में पता लगता है, इंडिया की पोजीशन ग्लोबल लेवल पर जो है वो और स्ट्रेंथन होती है, मजबूत होती है। सर्विलांस को हम बढ़ाएं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, इंटर एजेंसी कॉपरेशन करें कोस्टल रिस्क को जो है वो कम करने के लिए। तो गाइज इंडिया की मैरीटाइम हेरिटेज जो है वो एक लेगेसी है जो हमें इंस्पायर करती है और मॉडर्न एस्पिरेशन में एक रोड मैप प्रोवाइड करती है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्लू इकोनॉमी और सिक्योरिटी पर फोकस करें तो हम अपनी मैरीटाइम जर्नी को और भी स्ट्रांग जो है वो बना सकते हैं। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, एक बेसिकली मैरीटाइम सेक्टर से रिलेटेड। अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो ये सब पॉइंट्स आप मेंशन करोगे, और कौन से करोगे मैं आपको बता देता हूं। पहले तो ये थोड़ा सा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ध्यान में रखनी है कि पहला इंडिया मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया। किसने किया, तो ऑब्वियस ही बात है यार, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज के द्वारा जो है वो किया गया। और 11-12 दिसंबर 2024 को हुआ। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, मिनिस्ट्री बस ध्यान में रखो। और थीम थोड़ा सा आपको जो है वो ध्यान में रखनी है, टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग इंडिया पोजीशन इन ग्लोबल मैरीटाइम हिस्ट्री। और इस इवेंट से काफी सारे एक्सपर्ट्स वगैरह आए थे, कितनी कंट्रीज के आए थे, 11 कंट्रीज के आए थे, वो सब याद रखने की जरूरत नहीं है। अब देखो, ये इंडिया की मैरीटाइम हेरिटेज का कॉन्फ्लिक्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया के मैरीटाइम सेक्टर पर मेनली फोकस किया जा रहा है। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहां पर है, क्वेश्चन आ सकता है, लोथल गुजरात में, लिख लेना ये आप। ये एक म्यूजियम हम लोग को देखने को मिलता है एंशियंट पीरियड का, इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय का। अब बुलेट पॉइंट्स पे लिख लो भाई कि इंडिया का जो समुद्री इतिहास है वो किस प्रकार का है ना। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर भी हम लोग को देखने को मिला कि ट्रेड जो है वो हुआ करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया के बीच में। लोथल डॉकयार्ड हम लोग को देखने को मिलता था, है ना। लोथल जो है वो ओल्डेस्ट एग्जाम्पल है हम लोग को पोर्ट्स का, डॉकयार्ड का, सामान जहां पे रखे जाते थे।
फिर वैदिक लिटरेचर में, राइट, रामायण महाभारत में सी ट्रैवल का जिक्र है, तो सिर्फ इसके बुलेट पॉइंट्स में आप लिखोगे। ठीक है। मौर्यस जो है उन्होंने दुनिया की पहली रिकॉर्डेड नेवी स्टैब्लिश करी, ये फैक्ट लिख लो आप। और इसके बारे में जो है वो अर्थशास्त्र में मेंशन है, ब्रैकेट में अर्थशास्त्र लिख देना, उससे पता लगाया मैं। चोलास शेरास को कैसे भूल सकते हैं हम लोग, तो इनका ट्रेड जो है वो साउथ ईस्ट एशिया, चाइना और रोमन एम्पायर के साथ था। ये सब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ये लिखना आपके लिए जरूरी है ना। मतलब देख, आपने देखा होगा कि मैं काफी सारे टॉपिक्स के अंदर आपको मना कर देता हूँ कि लिखो मत, है ना, बट कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें इतनी सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है, तो वो मैं लिखवाता हूँ, वो आपको ही को हेल्प करेगा, तो लिख लेना, है ना। इसको वो मत करना कि अरे यार सब सर आप तो सभी कुछ लिखवा रहे हो। ऐसा नहीं है, पहला टॉपिक, अगर आप पहली बार मेरे लेक्चर को अटेंड कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगे, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। मैं जो चीज़ काम की होती है सिर्फ वही लिखवाता हूँ। बाकी कई बार तो ऐसा होगा आपको देखने को मिलेगा कि पूरे के पूरे आर्टिकल में मना कर देता हूँ कि अभी मत लिखो, बाद में आएगा तो बताऊंगा। आर्यभट्ट, वारामिहिर, इन्होंने भी जो है वो काफी सारे इनोवेशंस जो है वो लेकर आए थे, राइट। ठीक है। फिर कॉलोनियल पीरियड में तो इन लोगों ने बर्बाद कर दिया था, बट उस समय शिवाजी ने जो है वो और जैमुरीन ने जो है वो रिस्टोर किया, जैमुरीन ऑफ कैलीकट एंड मराठास की तरफ से शिवाजी, इन्होंने जो है वो रिवाइव करने का काम किया था, राइट, कॉलोनियल पीरियड में नेवल फोर्स को। फिर इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन नेवी जो है उसने ब्लू वाटर फोर्स के तौर पर जो है वो डेवलप होकर आई, है ना। और अपना रोल उसने 1971 वॉर में और कोस्टल सिक्योरिटी में जो है वो खूब दिखाया। अब ये इंडिया की पोर्ट की कैपेसिटी क्या है, तो वो सब चीज़ आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, बट हाँ चैलेंजेस आपको ध्यान में रखने की, हम अपनी कैपेसिटी थोड़ी सी, थोड़ी नहीं काफ़ी कम है अभी, और जिस पर हमें काम करने की आवश्यकता है। इंडिया के इनिशिएटिव है, जैसे कि आपको सागरमाला प्रोग्राम इनिशिएटिव के बारे में पता होना चाहिए, जिसके थ्रू हम अपने पोर्ट्स को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, है ना। ये मत लिखो अभी सागरमाला प्रोग्राम वगैरह, अभी अभी मत लिखो। ठीक है। अब ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहां पर है, लोथल गुजरात में, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। लोथल का 5,000 साल पुराना डॉकयार्ड है, तो उसकी उसका पूरा ये इन्होंने अच्छा म्यूजियम बना के रखा है। हाँ, अब चैलेंजेस क्या है ये लिख लो, हमारे मैरीटाइम क्षेत्र में क्या चुनौतियां हैं। तो सबसे पहली चुनौती तो पोर्ट कैपेसिटी, सिर्फ इतना लिखोगे, पोर्ट कैपेसिटी भाई, बंदरगाह की क्षमता हमारी कम है। दूसरा, रूल्स रेगुलेशन हमारे बहुत ज्यादा है, पेपरबाजी, है ना, जटिल नियम है। तीसरा, कोस्टल सिक्योरिटी, उस पर भी ध्यान देना जरूरी है, अभी भी वल्नरेबल है। 2611 का एग्जांपल मेंशन करना चाहो तो कर लो, वरना उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, याद रहेगा वो आपको। हाँ, फिर उसके अलावा हमारे प्लान जो है कुछ ज्यादा ही एम्बिशियस है, करंट जो हम काम कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में। 175 शिप नेवी 2035 तक हम लोग को जो है वो बनानी है, तैयार करनी है, बट अभी तक सबमरीन का प्रोजेक्ट ही रशिया से डिले होता जा रहा है। बस ये चैलेंजेस लिख लो, और जो प्रॉब्लम होती है वही उसका सोल्यूशन होता है ना। हालांकि हम अच्छा काम भी कर रहे हैं, सस्टेनेबल प्रैक्टिस पर अच्छा काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हम कानून लेकर आ गए हैं, स्किल डेवलपमेंट और टूरिज्म हम बढ़ा रहे हैं स्वदेश दर्शन स्कीम वगैरह के थ्रू, है ना। तो वो सब चीज़ है। फिर जो प्रॉब्लम है वही उसका सोल्यूशन, भाई प्रॉब्लम ओवर क्राउडिंग का था तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा लगाओ, है ना, ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करो, हेरिटेज को प्रिजर्व करो, और कोस्टल सिक्योरिटी को मजबूत बनाओ, दैट्स इट। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, होपफुली आपको चीजें जो है वो अच्छे से क्रिस्टल क्लियर जो है वो समझ में आई होंगी। और जितनी चीज मैं बस बता रहा हूँ ना, सिर्फ यार आप उतना ही ट्राई करो नोट डाउन करने की, उससे ज्यादा नोट डाउन करने की जरूरत नहीं, बिकॉज आई डोंट वांट कि आप जो है वो एक और नई किताब जो है वो बनाओ, है ना। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है सिर्फ उतना ही मेंशन करो जितना रिक्वायर्ड है एग्जामिनेशन के लिए। अब गोलन हाइट्स की बात करें गाइस, तो इतनी बार सुन चुके हो आप लोग गोलन हाइट्स को, तो आई होप कि जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको पता ही होगा गोलन हाइट्स कहाँ पर है। क्या मुझे इसकी लोकेशन बता सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर, देखते हैं किसको पता है, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो गोलन हाइट्स का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गोलन हाइट्स हुआ, गाजा स्ट्रिप हुई, है ना, तो ये सब पता होना जरूरी है। ये अक्सर एग्जामिनेशन में इससे इसके मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसको अरेंज करो टॉप टू बॉटम, नॉर्थ टू साउथ जिसको अपन बोलते हैं वैसे। तो हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी जगह के बारे में जो काफी छोटी सी है गाइस ये, पर इसका स्ट्रैटेजिक और पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है। गोलन हाइट्स सिविल सर्विसेज के लिए वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है ये, गोलन हाइट्स का। तो आओ गोलन हाइट्स का सच क्या है इसको समझेंगे, ये इतना स्ट्रैटेजिक क्यों है ये समझेंगे, और सिर्फ फोकस करो सुनने के ऊपर, जैसा मैंने आपको रूल्स बताया है। पहले न्यूज देख लो। तो अभी हाल ही में गोलन हाइट्स एक बार फिर से हेडलाइंस में है, क्यों है? इसराइल ने अनाउंस किया है कि वो इस क्षेत्र की पॉपुलेशन डबल करेगा और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए हैवी इन्वेस्टमेंट करेगा, ये इसराइल ने अनाउंस किया। पर इस डिसीजन को यूनाइटेड नेशंस ने
कंडेम किया, निंदा करी, और एक रेजोल्यूशन पास किया यूएन ने, जो इजराइल से इस ऑक्यूपाइड टेरिटरी से वापस जाने की मांग कर रहा है। मतलब देखो, एक क्लैश देखो आप। इजराइल को इस क्षेत्र में डेवलपमेंट करवाना है, पॉपुलेशन बढ़ानी है। यूएन बोल रहा है नो बॉस, कॉन्फ्लिक्टेड जोन है, तुम निकलो यहां से, तुम ये सब चीजें मत करो यहां पे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों इसको कॉन्फ्लिक्टेड जोन कहा जा रहा है? क्या इसके पीछे कोई इतिहास है? तो बहुत बड़ा इतिहास है, और बहुत इंपॉर्टेंट इतिहास है। आइए इसी के बारे में हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। पहले देखो, गोलन हाइट्स की ज्योग्राफिकल लोकेशन इंपॉर्टेंस क्यों है, ये आपको समझना जरूरी है। ये एक 1200 स्क्वायर किलोमीटर का एक रॉकी प्लेटू है, पठार है, 1200 स्क्वायर किलोमीटर, जो साउथ वेस्टर्न सीरिया में है। मैप मैप की तरफ देखो आप तुरंत, जहां पर आप पढ़ाई करते हो वहां पर दीवार पे आपका एक वर्ल्ड मैप होना चाहिए, देखो जरा जाके मैप की तरफ कि इसराइल का है। देखो वहां पर मेडिटेरेनियन सी आपको दिखाई दे रही होगी, उसके बगल में दिख रहा होगा इसराइल, तो वहीं पर देखोगे आप, तो आपको गोलन हाइट्स ऊपर दिख रहा होगा, इसराइल के ऊपर साइड देखो हल्का सा। तो साउथ वेस्टर्न सीरिया में, यहां से जॉर्डन रिवर वैली का क्लियर व्यू मिलता है। गोलन हाइट्स के रेन वाटर कैचमेंट से जॉर्डन नदी को पानी मिलता है, जो पूरे मिडिल ईस्ट की वाटर सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ में माउंट हरमन और वेस्ट में सी ऑफ गैलिली और जॉर्डन रिवर इस क्षेत्र को घेरते हैं। समझ रहे हो? तो कौन से एरिया इसके आसपास है, तो हमने एक ज्योग्राफिकल इसका लोकेशन दिमाग में रख लिया। अब सुनो, हिस्ट्री के बिना जियो पॉलिटिक्स समझना मुश्किल है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है 1967 का 6 डे वॉर। इस युद्ध के दौरान इजराइल ने गोलन हाइट्स पे कब्जा किया और 1981 में इसे अपने कंट्रोल में कर लिया, जो आज भी ज्यादा कंट्रीज रिकॉग्नाइज नहीं करती। सिर्फ 2019 में यूएसए ने इसे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया। सीरिया ने 1973 की योम किपुर वॉर में इस टेरिटरी को वापस लेने की कोशिश करी थी, बट वो फेल हो गई। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इसराइल के लिए, क्यों इसराइल ने इस क्षेत्र पर अपना कब्जा किया, ये समझो समझो। गोलन हाइट्स गाइस एक नेचुरल बफर जोन है इसराइल के लिए। यहां से सीरिया और लेबनान के मूवमेंट्स पर इजीली मॉनिटर किया जा सकते हैं। नहीं, यहां पर खड़े होकर आप देख सकते हो कि मिलिट्री का मूवमेंट सीरिया की तरफ से और लेबनान की तरफ से क्या है। और इवन यहां पर काफी उपजाऊ जमीन है, वाइन यार्ड्स के लिए काफी अच्छा क्षेत्र है ये। इसराइल का कहना है कि ईरान बैक्ड फोर्सेस के खतरे को देखते हुए, यानी कि ईरान के खतरे को देखते हुए, उन्होंने इस रीजन को अपने कब्जे में करना जरूरी समझा, जिससे कि वो निगरानी रख सके हर क्षेत्र पे। भाई जब आप हाइट पे होते हो ना, तभी आप निगरानी रख पाओगे। तो ये इतनी हाइटेड एरिया है, ये हर जगह पे निगरानी रख सकता है दूर से कि कौन आ रहा है, और दूर से अगर कोई आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके लिए अटैक करना ईजी रहेगा। और यहाँ का डेमोग्राफिक सेटअप भी जो है वो काफी यूनिक है। 31,000 इसराइली यहाँ पर एग्रीकल्चर और टूरिज्म में इन्वॉल्व है। 24,000 ड्रूस कम्युनिटी मेंबर्स यहां रहते हैं, जो अपने आप को सीरियन मानते हैं और इजरायली सिटीजनशिप लेने से मना करते हैं। सोचो आप, यहां पर भी एक अलग कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपस में, कम्युनिटीज के बीच में। और इसराइल ने अभी रिसेंटली प्लान किया है ना कि पॉपुलेशन जो है वो डबल करेगा, है ना? तो इस डबलिंग प्लान पर कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई ने आलोचना करी कि भाई गलत है। यूएन और इंडिया ने भी क्लियर किया है कि इंटरनेशनल कानून के मुताबिक इजराइल का यह मूव इलीगल है, क्योंकि यह एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। और गोलन हाइट्स की अगर हम बात करें, तो गोलन हाइट्स में एक डी मिलिटराइज जोन है, जो इजराइल और सीरिया की फोर्सेस को सेपरेट करता है। डी मिलिटराइज जोन 1974 एग्रीमेंट के अंडर यहां दोनों तरफ रेस्ट्रिक्टेड मिलिट्री एक्टिविटी है। बस एक क्रॉसिंग पॉइंट है जो यूनाइटेड नेशन और ड्रूस सिविलियन यूज करते हैं। सीरिया की तरफ से पोस्ट असद रिजीम ने डिप्लोमेसी और रिकंस्ट्रक्शन पर फोकस किया है। देखना होगा कि नई अप्रोच का गोलन हाइट डिस्प्यूट्स पर क्या इंपैक्ट होगा। तो ये एक बड़ा इशू है गाइस। और गोलन हाइट्स का स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटी दुनिया की पावर डायनेमिक्स को रिफ्लेक्ट करता है। तो काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा था ये।
इस मुद्दे में जो है वो अब एक बार रिवाइज करके मैं आपको नोट्स लिखवा देता हूँ कि क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। तो उसकी लोकेशन तो भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लोकेशन तो आपको याद रखनी ही रखनी है कि ये गोलन हाइट जो है वो कहाँ पर है। साउथ वेस्टर्न सीरिया पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये भी लिखना चाहो तो लिख लो, 1200 स्क्वायर किलोमीटर का एक रॉकी प्लेटू है। और यहाँ पर आपको जो है वो माउंट हरमन देखने को मिलेगा। आपको यरमुख नदी जो है वो देखने को मिलेगी। जॉर्डन नदी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सी ऑफ गैलिली आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। राइट। और वादी अल रुक्काद इसके ईस्ट में हम लोग को देखने को मिलती है। बस इतनी ये लोकेशन वाइज चीजें जो है वो ध्यान में रखो। अभी न्यूज में ये टॉपिक क्यों है तो वो आपको पता लगी गया, वो लिखना है मत अभी। कि इसराइल जो है वो प्लान कर रहा है कि यहाँ पर अपनी पॉपुलेशन जो है वो, मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज करने का काम करेगा और डेवलपमेंट करेगा, जिसको लेकर यूनाइटेड नेशन तक ने एक रेजोल्यूशन रख के निंदा करी है ना। ये तो ये न्यूज है। ये अभी इसके अपडेट्स आते रहेंगे भी कुछ कुछ दिनों में। तो अब अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं, कब लिखना है वो मैं आपको बता दूंगा बाद में। हाँ, अब ये 1967 का 6 डेज का वॉर, ये आपके लिए एक टास्क है। आज आपको इस वॉर के बारे में पढ़ना है। 1967 के 6 डेज के वॉर के बारे में। इंटरनेशनल रिलेशंस का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये अलग से ये टॉपिक जो है वो सिविल सर्विसेज में आ चुका है कई बार। तो ये क्लासेस में पढ़ाया जाता है, जीएस की क्लासेस में। और आपको हमारी प्रॉपर क्लासेस ज्वाइन करनी है सिविल सर्विसेज की, तो ये देखो, ये दिया गया नंबर है। इस पर कांटेक्ट करके आप बैचेस की इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो 1967 6 डेज वॉर आज पढ़ना है आपको। अच्छा, आप बोलोगे सर कहां से पढ़ लें? विकीपीडिया का पहला पैराग्राफ पढ़ लो बस, दैट इज मोर देन इनफ। विकीपीडिया का पहला पैराग्राफ, है ना। अब सुनो, इसके अलावा फिर ये सब पूरा ये याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको जितना बता दिया था उतना काफी है। तो ये डिस्प्यूटेड एरिया है जिस पर कब्जा जो है वो कर लिया था इसराइल ने, ये चीज तो आपको पता लग गई है ना। बट काफी सारी कंट्रीज इसको रिकॉग्नाइज नहीं करती हैं, इसराइल के कब्जे को। तो ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी मानी जाती है। और आप कोई भी डिस्प्यूटेड टेरिटरी पर किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, इंटरनेशनली आलोचना तो की जाएगी उसकी। तो ये गलत नहीं है, हमने भी आलोचना करी कि नहीं भाई ऐसा मत करो, इससे स्थिति और खराब हो सकती है। वॉर एस्केलेट हो सकता है, लड़ाई और बढ़ सकती है ना। तो वो चीज है। अब ये क्यों इतना अच्छा, यहाँ का डेमोग्राफिक सेटलमेंट भी सिर्फ दिमाग में रखो कि हाँ भाई यहाँ पर इजरायली लोग भी हैं। अब नॉर्मल सी बात है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी होगी तो दोनों क्षेत्र के लोग होंगे ना यहाँ पर। ड्रूज कम्युनिटी यहाँ पर हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है बस। बाकी इसमें और कुछ आपको मेंशन करने की अभी के लिए जो है आवश्यकता नहीं है, जब होगी तब आई विल गोइंग टू टेल यू। ठीक है, चलो दैट्स इट। अब नेक्स्ट आगे की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब गाइस बड़े ही सीरियस मुद्दे की यहाँ पर जो है वो चर्चा हो रही है, बात हो रही है। आपको ऑलरेडी पता है ड्रग्स का मुद्दा जो है वो कितना ज्यादा सीरियस है इंडिया के लिए, है ना। और आगे चल के जब आप ऑफिसर बनोगे तो आपको भी इन्हीं सब चीजों को रोकने पर फोकस करना है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मुद्दा। ना सिर्फ हमारे युवाओं को इंपैक्ट करता है बल्कि पूरी सोसाइटी के फ्यूचर को भी खतरे में डालता है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले न्यूज अपडेट क्या है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का रीसेंट जजमेंट, कोर्ट ने कहा कि ड्रग अब्यूज एक जनरेशनल थ्रेट है। समझ रहे हो, ड्रग अब्यूज एक जनरेशनल थ्रेट। इस केस में हेरोइन स्मगलिंग के मैटर्स को लेकर एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को और ज्यादा पावर्स दी गई। ये क्लियर मैसेज है कि अब हर लेवल पर मिलके काम करने की जरूरत है, फैमिली, सोसाइटी और गवर्नमेंट। और स्टार्टिंग तो फैमिली से बोलूंगा मैं, क्योंकि देखो यार, ये सब चीजें जो है वो शुरू होती है घर से ही। आदतें जिसको बोलते हैं ना, बुरी आदतें, अगर आपने इनिशियल स्टेज पे कंट्रोल कर लिया तो वेल एंड गुड, वरना स्थिति बद से बदतर हो जाती है। आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट 2024 क्या कहती है? इसके अकॉर्डिंग 292 मिलियन लोग दुनिया भर में ड्रग्स का यूज करते हैं। एक शॉकिंग बात यह है कि कैनेबिस यानी कि गांजा जो होता है, ओपियोइड्स, अफीम, कोकेन सबसे ज्यादा कंज्यूम होने वाले ड्रग्स हैं। और सिंथेटिक ओपियोइड्स जैसे नेटिजन्स तो और भी ज्यादा डेंजरस हैं, स्पेशली हाई इनकम कंट्रीज में। ये मियाऊ मियाऊ, एलएसडी, ये सब ड्रग्स जो होते हैं ना, बड़े खतरनाक होते हैं, स्नेक बाइट। सो क्या आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम इंडिया में बढ़ रही है? तो ऑब्वियस सी बात है, लगता है कि आपको पता ही है, कॉलेज वगैरह में आप देखते होंगे कि आपके आसपास काफी सारे लोग जो है वो बहुत ईजिली जो है वो गांजा कंज्यूम कर रहे हैं। बहुत ईजिली गांजा तो ऐसा मिल रहा है जैसे कि सिगरेट मिल जाती है, उस तरीके से। और जो कि बैंड है, सोचिए आप, इलीगल है। सो आगे की जो है वो चर्चा करें।
तो भारत में लगभग 10 करोड़ लोग किसी ना किसी तरह का ड्रग्स एडिक्शन का शिकार है। पंजाब, यूपी, महाराष्ट्र जैसे राज्य में एनडीपीएस एक्ट के केसेस सबसे ज्यादा रिपोर्ट होता है। क्या आपको पता है कि अल्कोहल यूज काफी कॉमन हो गया आजकल? 16 करोड़ करोड़ यूजर्स हैं। गांजा यूज करने वाले 3.1 करोड़ लोग हैं। सोचो आप। सबसे ज्यादा शॉकिंग है कि एडolescents, जिनकी उम्र मतलब टीनेजर्स जो होता है, ये बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। ये एकदम से एडिक्टेड हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है कि अरे गांजा पीना है। आजकल तो ये कहा जाता है ध्यान लगाना है तो गांजा पियो। पता नहीं किस किस बेवकूफ ने गांजे को शिव जी के साथ लिंक कर दिया। क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ कि जो गांजा पीता है इंसान, मतलब लो भोलेनाथ का प्रसाद। अरे बेवकूफ हो, दैट इज नॉट द भोलेनाथ का प्रसाद। हु सेड? कहा? शिव पुराण में लिखा है क्या? भोलेनाथ का प्रसाद, चलो ठीक है, बोलते हो भोलेनाथ का प्रसाद, तो भोलेनाथ जितना मेडिटेशन भी तो कर लो। औकात उनके बाल की नहीं है तुम्हारी, और तुम बोल रहे हो भोलेनाथ का प्रसाद और नाच रहे हो उनके प्रसाद के नाम से। आजकल लोग जैसे उज्जैन में वो मंदिर है, भैरवनाथ का मंदिर, जहां पर शराब चढ़ती है। आई थिंक यू गाइस आर अवेयर अबाउट दैट। क्या होता है, मैं तो रेगुलर बेसिस पर उज्जैन जाता हूँ, यानी कि हर महीने मेरा एक विजिट है महाकाल का, फिक्स रहता है। तो मैं जाता हूँ तो आई हैव सीन पीपल, इवन मेरे फ्रेंड्स लोग ही कई बार वहां पर जब शराब चढ़ाते हैं तो उसको लेके आते हैं, बोलते हैं कि ये प्रसाद है। वी आर नॉट कंज्यूमिंग एल्कोहल, वी आर बेसिकली कंज्यूमिंग द प्रसाद। अबे इडियट्स। वहां की प्रथा ये थी कि जिस इंसान को शराब छोड़नी है वो भगवान के पास रख के आ जाए कि भगवान मुझे शराब नहीं पीनी है, आप ये बुरी आदत मुझसे जो है वो छीन लो। लोगों ने इसका कंसेप्ट ही अलग निकाल दिया है। वहां पर आपके जितने भी ग्रह खराब होते हैं, आप शराब चढ़ाते हो अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए। उसकी स्टोरी किसी ने पढ़ी नहीं है, माइथोलॉजिकल स्टोरी, स्पिरिचुअल स्टोरी किसी को नहीं पता। क्योंकि लोग पढ़ने की कोशिश करते नहीं, किसी ने बोला सुन लिया, हो गया भैया, अट्रैक्ट हो गए गांजे और शराब की तरफ। इडियट्स। होती है भाई चीजें, हाँ ठीक है। मुझे हो सकता है कि आप में से भी काफी सारे लोग एडिक्टेड हो, मैं था एडिक्टेड, बट मैंने छोड़ी चीजें। क्यों? बिकॉज आई नो द कॉन्सिक्वेंसेस। और मैं एडिक्ट जो है वो हो गया बिकॉज ऑफ संगति। वो बोलते हैं ना कि संग, घर वाले हमेशा सिखाते संगति इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब अट्रैक्ट हो गया, अब क्या करें? बट ठीक है, नहीं, विल पावर से उस चीज को ब्लास्ट किया, छोड़ा कि नहीं भाई अब नहीं करना है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस कि अगर आप इन सब चीजों में इन्वॉल्व हैं तो आपको तो छोड़ना पड़ेगा ही। बिकॉज यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। एंड ये सब चीजें जो होंगी ना, ये आपके मेमोरी सेल्स को वीक कर देंगी। आप देखना कि जो अल्कोहलिक जो बंदा होता है उसको काफी सारी चीजें याद नहीं रहती हैं, भूलने लगता है वो। टाइम पर चीजें याद नहीं आती हैं, एकदम से क्लिक नहीं होती हैं। क्यों? बिकॉज कंज्यूमिंग किसी ना किसी प्रकार का नशा। भाई तुम एक बार एग्जाम निकाल लो, फिर ये तुम्हारी लाइफ है, ये तुम्हारा शरीर है, तुम्हें इसे बर्बाद करना है तो करो। बट अभी के लिए अपनी जो ये शुरुआत करी है करियर बनाने की, पेरेंट्स को खुश रखने की, तो कि भाई पेरेंट्स को बोल दिया कि नहीं भाई मुझे सिविल सर्विसेज करना है, तो अभी के लिए नशा छोड़ दो भाई। किसी भी प्रकार का नशा कर रहे हो छोड़ दो। अभी सिर्फ एक ही नशा होना चाहिए, एक ही धुन होनी चाहिए, सिविल सर्विसेज को क्रैक करना, दैट्स इट। चलो ज्ञान की बातें बहुत हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। सो मैं क्या बता रहा था आपको कि अल्कोहल का यूज काफी बढ़ गया है, गांजे का यूज काफी बढ़ गया है। सबसे ज्यादा शॉकिंग है कि बच्चे इसमें इन्वॉल्व है। एक और बड़ी प्रॉब्लम है स्मगलिंग। गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल जैसे एरियाज ड्रग सप्लाई के बड़े हब्स हैं। पंजाब, जम्मू कश्मीर, ऐसी बॉर्डर्स जो है वो डायरेक्ट डायरेक्ट इंपैक्ट करता है। अब सवाल क्या उठता है गाइस? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये प्रॉब्लम बढ़ क्यों रही है, क्या रीजन है? तो इसके रीजन आपको पता ही है यार। पहला रीजन पीयर प्रेशर, जो मैं भी आपको पता, संगत का असर, सोशल एक्सेप्टेंस। अबे तू सिगरेट नहीं पीता, यू आर द ओल्ड क्लास मैन यार, हट, अपडेटेड है तू तो, ओजी बनना है अपन को, तो गांजा तो पीना पड़ेगा ना। दिस इज द मेन इशू। तुम्हें वहां पे बोलना चाहिए ओजी बनना है तो आ, बादाम शेक पियेंगे, दूध पियेंगे। ऐसी चीज है जो बॉडी को लगे यार। ऐसी चीजें क्या कि जो बॉडी को खराब ही कर रही है।
फिर दूसरा एकेडमिक स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ इशू, ये है पता है। ये थोड़ा सा पता है क्या होता है, ये साइकोलॉजिकल होता है, मेरा मानना ऐसा है ना। आई यूज टू बी अ चेन स्मोकर अर्लियर। तो उसमें क्या होता था कि थोड़ा सा परेशान क्या हुआ, मैंने मैं फटाक से लाइट कर ली। सो दैट इज अ रॉन्ग थिंग। और ये पता है, ये साइकोलॉजिकल होता है, ये बाद में मैंने समझा। जब मैंने उस चीज को छोड़ा तब मुझे ये चीज जो है वो क्लियर हुई कि यार ये दीज ऑल थिंग्स आर साइकोलॉजिकल। कि आपको स्ट्रेस हो रहा है तो आपने एक बहाना ढूंढ लिया। जैसे होता नहीं है कि दोस्त की पार्टी है तो शराब, दोस्त दुखी है तो शराब, यानी कि हर चीज में आपने बहाना ढूंढ के रखा हुआ है एल्कोहल का। फिर मीडिया और कल्चर में ड्रग्स, उसको ग्लैमरस दिखाया है कि यो मैन यो, अरे कितना कूल लग रहा है ड्रग्स करने वाला है। ये हमारी मीडिया ने दिखाया हुआ है। फैमिली सपोर्ट का कमी और पॉवर्टी जैसे एक सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। फैमिली एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज मेरी भी एडिक्शन को तोड़ने में मेरी फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। क्योंकि उन्होंने भी मुझे जो है वो लॉक कर दिया था एक प्रकार से। देखो क्या होता है, जबरदस्ती करना जरूरी होती है। क्योंकि जब अति होने लगे ना, तब जबरदस्ती करना जरूरी होता है। मेरी लाइफ में एक टाइम था जब मैं रात रात भर घर पे नहीं आता था। सो और ऐसा भी नहीं है जैसे कि मैं देखो, मैं तो आप लोग के साथ सब चीज शेयर करता हूँ, आप मेरे स्टूडेंट्स हो। एंड बट हाँ, मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि अपना काम बेस्ट टू बेस्ट जो है वो प्रोवाइड कराना। जिस चीज के लिए मैं तैयार हुआ हूँ, ट्रेन हुआ हूँ आप लोग को पढ़ाने के लिए, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को पढ़ाने के लिए, तो उसमें मैं कोई कमी नहीं रखता। मैं उसके हर एक पॉइंट फैक्टर जो है वो प्रिपेयर करके आपके सामने जो है वो प्रस्तुत करता हूँ, जैसे कि आप देख ही रहे हो। कभी भी लाइफ में कभी भी जो है उस चीज में कमी नहीं हुई है। बट उसके बाद क्या होता था, आई यूज टू गेट इन्वॉल्व इन ये सब एक्टिविटीज पहले, कि रात रात भर घर नहीं आना। और ऐसा भी नहीं है बॉडी को हार्म कर रहा हूँ, सो भी नहीं रहा हूँ। क्योंकि आप इतने इतनी ज्यादा चीजें इनटेक कर लेते हो। ब्लैक कॉफी पीता था बहुत सारी, मतलब दिन की करीब 20-25 कॉफीज हो जाती थी मेरी, अपने आप को एक्टिव रखने के लिए। क्योंकि काम भी करना है भाई, पैसा भी कमाना है, काम भी करना है ना। तो ऐसी चीज है। तो फैमिली ने देखा कि समथिंग गड़बड़ इज गोइंग ऑन, तो फिर उनने रिस्ट्रिक्ट करना शुरू किया। तो फैमिली सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट यार यहाँ पर। फिर लीगल लूप होल्स भी है, पुलिस वाला पकड़ लेता है तो वो छोड़ देता है वो, है ना। भाई आज की डेट में कॉलेज के बच्चों को पता है कि कहाँ से उनको गांजा स्कोर करना है। पता है कि नहीं पता, आपके काफी सारे दोस्तों को पता होगा। मुझे खुद पता था कि कहाँ पर कौन सी चीज मिलनी है। अगर मुझे एज अ कॉमन मैन पता था, तो अथॉरिटीज को नहीं पता होगा, आपको लगता है? बट क्यों चीजें खत्म नहीं हो रही? बिकॉज ऑफ करप्शन, लीगल लूपहोल्स। तो दैट इज द इशू। बड़ा ये सेंसिटिव टॉपिक है, इसको सेंसिटिव तरीके से समझना जरूरी है। इसमें उतने कुछ नोट्स बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है। हमारी गवर्नमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए, नोट्स इसके बना लेना। एनडीपीएस एक्ट, PITNDPS एक्ट, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है ड्रग्स स्मगलिंग को जो है वो कम करने के लिए। ये वो कानून के नाम बस लिख लो आप, बाकी इस टॉपिक में और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोजेक्ट सनराइज, ऐसे प्रोग्राम्स, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। इनिशिएटिव्स हैं, नशा मुक्ति भारत अभियान, अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए। नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग्स डिमांड रिडक्शन, है ना। तो ये सब प्रोजेक्ट सनराइज, है ना, ये टारगेट करता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में वल्नरेबल ग्रुप्स के ऊपर। ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, निडान, एनकॉर्ड, है ना, ड्रग ऑफेंडर्स को ट्रैक करने के लिए होते ही हैं। तो ये चीजें हैं, तो हम लोग को अपने एजुकेशनल अवेयरनेस बढ़ाना जरूरी है। डी एडिक्शन सेंटर्स पर काम करना जरूरी है। एक मेरा परिचित था, वो अभी डी एडिक्शन सेंटर से 3 महीने बाद आया, दोबारा शुरू कर दी उसने यार। मैंने कहा ये क्या मजाक है भाई। और डी एडिक्शन के बाद दोबारा शुरू करना मतलब फिर तो इंसान की डेथ हो जाएगी। मेरे काफी सारे लोगों को मैंने खोया है अभी रिसेंट पास्ट में ही, जिन्होंने शराब के कारण मर रहे हैं। लोग बहुत तेजी से मर रहे हैं भाई आजकल, तो नकली आ रही है, डाइट पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, है ना। मतलब इस कदर जो है वो पी जा रही है कि बॉटल ही बॉटल खत्म हो रही है। तो जो अगर इस हैबिट में है वो बहुत जल्दी मरेगा, ये बात तो तय है। क्योंकि आजकल चीजें बहुत खराब हो गई हैं यार। हैबिट्स खराब हो गई हैं लोगों की, डाइट हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट्स। तो ये काफी अच्छा टॉपिक था, काफी इमोशनल टॉपिक था। इसमें आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, वो कानून के बारे में जो मैंने आपको बताया, बस वो नोट्स बना लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट गाइस। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया को समझेंगे, किसान की
वेलफेयर का एरिया, कल्याण का एरिया, इंश्योरिंग फार्मर्स वेलफेयर। ये गाइस एक न्यूज का टॉपिक नहीं है, बल्कि सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि सिविल सर्विसेज इसमें काफी इंटरेस्टेड रहती है इस एरिया में। तो फार्मर्स आप जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है। तो उनका जो कल्याण है, उनका जो वेलफेयर है, वो कैसे इंश्योर किया जा सकता है, ये समझना काफी जरूरी है। तो बहुत सिंपल तरीके से जो है वो चीजों को समझेंगे। पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि ये टॉपिक न्यूज में क्यों है। रिसेंटली पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर ने एक रिपोर्ट प्रेजेंट करी, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की ग्रांट्स के बारे में। ग्रांट्स समझते हो ना, इकोनॉमिक टर्म है, अनुदान। कोई मेरे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बता सकता है ये ग्रांट्स का मतलब क्या होता है, क्यों ग्रांट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को या किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की ग्रांट से रिलेटेड है। इस रिपोर्ट में कुछ मेजर पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है, जैसे किसानों के लिए एमएसपी को लीगल गारंटी देना। ये टॉपिक आई थिंक अपन ने कुछ दिनों पहले भी डिस्कस किया था। पीएम किसान स्कीम के फाइनेंशियल सपोर्ट को 6,000 से 12,000 करने का रिकमेंडेशन था, और पैडी बेस्ड मैनेजमेंट के लिए स्टबल बर्निंग का सोल्यूशन प्रोवाइड कराना था। आई थिंक ये टॉपिक हमने कवर किया है पहले, मेरे ख्याल से शायद एक आधी हफ्ते पहले ये टॉपिक कवर हुआ है, तो इसके नोट्स मत बनाओ। एक जनरल आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ भाई, अभी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने रिकमेंडेशन दिए कि भाई एमएसपी को लीगलाइज करो। देखो, एमएसपी को लीगलाइज करने से रिलेटेड बार बार न्यूज आ रही हैं, तो इस चीज को तो दिमाग में रख ही लेना कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लीगल बैकिंग जो है वो दो। और एनवायरमेंट को ये खराब कर रहा है, क्या बोलते हैं, स्टबल बर्निंग, जिसको पराली जला देते हैं ना हम लोग, तो उसको, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए बार बार काम करने की बात की जा रही है। तो आओ डिटेल में समझते हैं। पहली चीज तो एमएसपी का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ऐसा मिनिमम प्राइस जो फार्मर्स को उनकी क्रॉप्स के लिए मिलेगा। अगर एमएसपी लीगल हो जाती है तो किसानों को मार्केट की वोलेटिलिटी, यानी कि मार्केट में प्राइस अप डाउन जो होते हैं ना, उससे किसान को राहत मिल जाएगी, और उनका स्ट्रेस जो है वो कम हो जाएगा अगर इसको लीगलाइज कर दिया गया तो। फिर पीएम किसान स्कीम हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है एक, है ना। पीएम किसान स्कीम के बेनिफिट 6,000 से 12,000 तक बढ़ाने की बात हुई है। सिर्फ लैंड ओनर्स को नहीं, जो टेनेंट फार्मर्स हैं, यानी कि जो किसान जो खेत को किराए पे लेते हैं, और जो एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं, उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाए, क्योंकि पहले इसके अंदर सिर्फ अभी तक उन्हीं किसानों को बेनिफिट मिलता है जिनकी जमीन है। अब यहां पर बोल रहे हैं कि नहीं भाई, एक्चुअली जो किसान काम कर रहे हैं, टेनेंट फार्मर्स है या एग्रीकल्चरल लेबर्स है, सबको बेनिफिट दो। फिर पैडी वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। पराली जो जला दी जाती है ना, स्टबल बर्निंग एक एनवायरमेंट प्रॉब्लम है। पंजाब सरकार ने 2,000 रुपए पर एकड़ का बोनस सजेस्ट किया है इस चीज के लिए। कमेटी ने बोला कि केंद्र और राज्य को कॉस्ट शेयरिंग करनी है, यानी कि जो भी इसमें खर्चा आएगा वो केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों ही मिलकर खर्चा करें। फिर इसके अलावा किसानों के लिए कॉम्प्रिहेंसिव डेट वेवर स्कीम की जरूरत है, लोन माफ करने वाली स्कीम की जरूरत है। 2021-22 में रूरल हाउस होल्ड का 52% लोन्स पर डिपेंडेंट थे, इसलिए एक अर्जेंट मैटर है ये। एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर बजट में कम होता जा रहा है, इसको रिवर्स करना जरूरी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा, है ना। तो हम लोग को बेसिकली एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है। क्रॉप इंश्योरेंस एरिया, है ना, तो इन सब एरियाज में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को रीनेम करने का भी सजेशन एक आया है, कि इसके अंदर जो है वो फार्म लेबर्स को भी इंक्लूड करो, राइट, जिससे कि आप और भी ज्यादा लोगों को वेलफेयर के स्टेट में शामिल कर सको। अभी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ सुनो इस टॉपिक को। क्रॉप इंश्योरेंस पर काम करो, है ना। फार्म लेबर्स के लिए एक नेशनल कमीशन जो है वो तैयार करो। तो इन सब चीजों की जो है वो बातचीत जो है वो अभी हुई है यहां पर। अब बात करते हैं कि कुछ रिकमेंडेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में। देखो यार, एमएसपी को अगर लीगल गारंटी दे दी जाए तो किसानों की इनकम स्टेबल रहेगी और फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर होगी। स्टबल बर्निंग को कंट्रोल करने से नॉर्थ इंडिया का एयर पोल्यूशन कम होगा, जो विंटर सीजन में एक मेजर इशू बन जाता है ना। पीएम किसान जैसी स्कीम सभी फार्मर्स तक पहुंचना चाहिए, चाहे वो किराएदार हो, है ना, या फिर वो एग्रीकल्चरल लेबर्स हो, तो इससे इन लोग को काफी फायदा मिलेगा। तो एमएसपी को एक स्टैट्यूटरी करना एक अच्छा सजेशन है। एम एस स्वामीनाथन कमीशन की रिकमेंडेशन के हिसाब से C2+50%, राइट। तो एम एस स्वामीनाथन लिखना नहीं है अभी, क्योंकि आपको ये इकोनॉमिक्स के उसमें मिल जाता है, जीएस के अंदर। ये स्वामीनाथन कमीशन काफी इंपॉर्टेंट है, तो अभी मत लिखो इसको।
फार्मर्स के लिए एक वन टाइम डेट वेवर स्कीम इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताया ना कि भाई एक बार ऐसी स्कीम इंट्रोड्यूस करो जिससे उनका लोन अभी माफ हो जाए, फिर बेटर तरीके से फाइनेंस को मैनेज करा करा जाए। क्रॉप इंश्योरेंस हर एक छोटे किसान के लिए मैंडेटरी करना होगा। क्लाइमेट रिस्क को इंक्लूड करना पड़ेगा। मनरेगा की फंडिंग बढ़ा दो, 200 वर्क डेज और 600 रुपए डेली वेजेस देने का प्रोविजन जो है वो शामिल कर दो। तो ये सब चीजें करने से काफी बेनिफिट जो है वो मिल सकता है किसानों को, रूरल एरियाज में रहने वाले लोगों को, उनकी आजीविका काफी बेहतर होगी, है ना। तो ये एक अच्छा आर्टिकल था समझने के लिए बस। और अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलेंगे। इसमें लिखने की अभी कोई जरूरत नहीं है, जहां जरूरत होगी वहां मैं बता ही दूंगा आपको। इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस में एक नया अपडेट आया है। दोनों ने मिलकर 12 लोगों की जान बचाई है। तो एक जॉइंट ऑपरेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये लिख लेना भाई, ये जॉइंट रेस्क्यू ऑपरेशन इंडियन कोस्ट गार्ड का हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का देखने को मिल रहा है। ये लिख लो, सिर्फ ये न्यूज ही लिखना है, इसमें बाकी चीजें समझने वाली है वो समझाऊंगा मैं आपको। ये कहानी शुरू होती है 4 दिसंबर 2024 को, जब एक इंडियन वेसल, एक इंडियन शिप जो थी, MSV AI पिरनपीर, पोरबंदर से बंदर अब्बास जा रहा था। समुंदर में तूफानी लहरों के कारण यह जहाज डूब गया, और इसके 12 क्रू मेंबर्स एक छोटी सी डिंगी में शरण लेकर 270 किलोमीटर वेस्ट ऑफ द्वारका, पाकिस्तान के सर्च एंड रेस्क्यू रीजन में पहुंच गए। अब यहां इंडियन कोस्ट गार्ड और पाकिस्तान की मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी पहुंची। इन्होंने मिलकर जॉइंट ऑपरेशन किया और उन सभी लोगों को सेफली रेस्क्यू कर लिया। तो ये एक टॉपिक था बेसिक सा, जिसमें अभी दोनों ने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन किया है। तो आप अपने मेंस के उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेंशन कर सकते हो। ये डिटेल मेंशन करने की जरूरत नहीं है, कहां पे था, कितनी दूरी पर था, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सुनो, जो बता रहा हूं वो ध्यान से सिर्फ सुनना है। इस मिशन का हीरो है मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर, MRCC। ये हेडलाइन डाल दो अभी के लिए, MRCC, मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर्स। MRCC मुंबई और पाकिस्तान के MRCC के बीच कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन हुई, यानी कि मुंबई और पाकिस्तान ने, इंडिया और पाकिस्तान ने कंटिन्यूअसली बातचीत करी। इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप सार्थक को डाइवर्ट किया गया, और पाकिस्तान ने एक एयरक्राफ्ट और नियर बाय वेसल्स, नियर बाय शिप को भी मिशन में लगाया। फाइनली 12 लोगों को सेफली रेस्क्यू करके पोरबंदर हार्बर ले जाया गया, जहां मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद, मेडिकल जांच के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये MRCC का ये रोल क्या है, मतलब ये क्या चीज है, इसका क्या रोल हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। अब सुनो, बात बहुत ध्यान से। MRCC सिंपल शब्दों में समझे तो ये एक कंट्रोल रूम होता है। जहां पर आपने MRCC लिखा, ब्रैकेट में लिख दो कंट्रोल रूम, जो सी डिस्ट्रेस सिचुएशन में रेस्क्यू ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट करता है। आप कंट्रोल रूम लिख दिया तो उससे आपको क्लियर हो गया कि कंट्रोल रूम से क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है ना, कि कहाँ जाना है, क्या करना है, पूरे मैसेजेस एक कंट्रोल रूम से जो है वो एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट होता है। ये रेस्क्यू ऑपरेशंस को फास्ट और बेहतर बनाता है, और इंडिया का MRCC नेटवर्क हमारे कोस्टल सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। और इंडिया और पाकिस्तान के कॉपरेशन की जो है वो बात करें, सहयोग की बात करें, तो पॉलिटिक्स को एक तरफ रखते हुए दोनों देशों की मैरीटाइम एजेंसी ने सिर्फ एक ही चीज पे फोकस किया, इंसानियत और जिंदगी बचाने के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, और ये चीज आप मेंस में उपयोग कर सकते हो कि रिसेंटली दोनों के बीच में रिलेशंस में ये भी देखने को मिला कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में दोनों ने मिलकर जॉइंट ऑपरेशन किए। ये दिखाता है कि अगर पॉलिटिकल बाउंड्रीज ना हो तो हम इंसानियत के लिए एक साथ काम कर सकते हैं। फिर इसके अलावा आगे की चर्चा करें, कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इंटरनेशनल कन्वेंशन, इंडिया ने इंटरनेशनल कन्वेंशन यानी कि एग्रीमेंट्स जैसे SAR कन्वेंशन 1979 और UNCLOS 1982 को अडॉप्ट किया। लिख लो भाई, ये चीज इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन मैरीटाइम, SAR यानी कि सर्च एंड रेस्क्यू 1979, ये, और UNCLOS के बारे में तो आप जानते हैं 1982 का, ये इंडिया ने अडॉप्ट किया है, जो मैरीटाइम सेफ्टी, ब्रैकेट में लिख लेना, मैरीटाइम सेफ्टी और डिजास्टर मैनेजमेंट को प्रमोट करता है। एज सिंपल एज दैट। ये ऑपरेशन हमारे सागर यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन
विजन के अंदर भी एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है। अब आगे की चर्चा करें तो इंडियन कोस्ट गार्ड का रोल इसीलिए बहुत बड़ा है गाइस, क्योंकि ये लोग ना सिर्फ मछुआरों की मदद करते हैं यानी कि ये ऑफिशियल्स, बल्कि पूरे जो मैरीटाइम क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र है, उसको सेफ रखने का जो है वो काम करते हैं। उनका सर्च एंड रेस्क्यू का जो सिस्टम है और उनका जो डेडिकेशन है वो हमारे लिए एक गर्व की बात है। तो इस मिशन से हम लोग को जो है वो क्या चीज गाइस सीखने को जो है वो मिलती है? तो इस मिशन से हम लोग को जो है वो ये चीज सीखने को मिलती है कि ये पहला रीजनल कॉपरेशन, जिंदगी बचाई जा सकती है। एडवांस टेक्नोलॉजी जॉइंट ट्रेनिंग से रेस्क्यू ऑपरेशंस और एफिशिएंट हो सकते हैं और इंसानियत हमेशा सबसे ऊपर होनी चाहिए। ये चीज यहां पर देखने को मिली है। अब सुनो, जो मैंने आपको लिखवाने वाली चीज थी वो तो मैंने आपको बताई थी कि भाई ये देखो एक जॉइंट ऑपरेशन हुआ है दोनों के बीच में, 12 लोग को बचाया गया। लोकेशन वगैरह उतनी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, सिर्फ सुन लिया आपने वो बहुत है। और एमआरसीसी का रोल मैंने आपको बता दिया कि एक कंट्रोल यूनिट्स है ना। तो ये चीज मैंने आपको बता दी ऑलरेडी। और एमआरसीसी मुंबई ध्यान में रखना है ना। और फिर इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि एग्रीमेंट्स, कि हमारे जो एग्रीमेंट्स हुए हैं ये SAR 1979 और UNCLOS 1982, जिसके थ्रू हम लोग मैरीटाइम सेफ्टी को बेहतर बनाने पर फोकस करते हैं। सागर विजन अभी याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत बार आता है न्यूज में, तब अपन बाद में देख लेंगे। इंडियन कोस्ट गार्ड ये कब स्टैब्लिश हुई थी, चाहो तो लिख सकते हो। ये कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 के तहत स्टैब्लिश की गई थी इंडिया की मैरीटाइम रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है। नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी के तौर पर भी ये काम करती है। और सभी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो है इंडियन मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू रीजन पर, उस पर निगरानी रखती है। चाहो तो लिख सकते हो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। इसके हाँ ये तीन, ये इंपॉर्टेंट है, ये तीन बेसिकली एरिया पर मेनली फोकस करती है, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट और ईस्ट। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है बस, बाकी उतना कुछ खास नहीं है। बाकी मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि इस प्रकार के रेस्क्यू ऑपरेशंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। रीजनल कॉपरेशंस और हम मजबूत करें, इस प्रकार के ट्रेनिंग्स वगैरह जो है वो रखें और टेक्नोलॉजीज को शामिल करें, जैसे कि UAV हो गया है ना, सैटेलाइट्स की मदद से वो सब चीजें करें। ठीक है। मल्टीलेटरल मैरीटाइम फ्रेमवर्क्स हैं जैसे कि जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट, जो हेल्प करता है इस प्रकार की प्राइवेसी को एड्रेस करने में। अभी के लिए लिखने की जरूरत नहीं है, ये बेसिकली वहां का है, ये गल्फ एरिया का। जिबूती जहां पर है ना, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका जहां पर हम लोग को देखने को मिलता है, तो वहां का ये। ठीक है, तो अभी के लिए इतनी चीज आपको ध्यान में रखनी थी। अब आगे की तरफ चर्चा करते हैं। गाइस आपको पता है कि आजकल इंडिया के डिफेंस सेक्टर में ऐसे ऐसे कमाल हो रहे हैं जो दुनिया भर में चर्चा का विषय बन चुके हैं। HAL, BEL, MDL जैसी इंडियन कंपनीज पूरे दुनिया भर की रैंकिंग में धमाका कर रही हैं। तो इसी टॉपिक को हम लोग समझेंगे कि इंडिया का राइजिंग डिफेंस सेक्टर और इसकी ग्लोबल अचीवमेंट जो है वो क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिपोर्ट जो है वो सिप्री की है। और सिप्री की रिपोर्ट सिविल सर्विसेज के लिए वन ऑफ द, मतलब फेवरेट रिपोर्ट होती है। अब सुनो, सबसे पहले सिप्री की एनुअल रिपोर्ट जो है, जो कि आर्म्स प्रोडक्शन और रेवेन्यू के ऊपर फोकस करती है। सिप्री अपनी हर साल रिपोर्ट देता है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, लिख लो, ये हर साल अपनी रिपोर्ट देता है। और जो दुनिया के 100 लार्जेस्ट आर्म प्रोड्यूसर्स जो होते हैं उन पर होती है, कि मतलब दुनिया के 100 सबसे ज्यादा मात्रा में लोग जो वेपन्स तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसकी ये रिपोर्ट होती है कि कितना आर्म्स प्रोडक्शन हो रहा है, कितने वेपन्स का प्रोडक्शन हो रहा है, वो ये बताती है। लिख लो ये। 2023 में दुनिया के टॉप 100 आर्म प्रोड्यूसर ने 632 बिलियन US डॉलर कमाए हैं। यानी कि जो कंपनीज जो है, टॉप 100 कंपनीज पूरे दुनिया भर की, उन्होंने 2023 में 632 बिलियन डॉलर कमाए हैं। और इसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ करी है रशिया और मिडिल ईस्ट क्षेत्र में, जहां जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। देख लो आप, पैलेस्टीन इजराइल, हमास, है ना। और फिर ये हो गया अपना यूक्रेन रशिया। और इंडिया के लिए प्राउड मूवमेंट ये है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और माझागांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड,
ऐसी इंडियन कंपनीज ने टॉप 100 में जगह बनाई है। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रख लेना कि सिपरी में ये 3 कंपनीज टॉप 100 में आई हैं। अब आपको जानकर गर्व होगा कि HCL ने अपनी 43rd रैंक मेंटेन करी है और इसका रेवेन्यू 6.9% बढ़कर 3.7 बिलियन US डॉलर हो गया है। BEL और MDL भी आगे बढ़ रही हैं, जहां MDL की ग्रोथ सबसे ज्यादा 12.4% देखने को मिली। क्या यह क्लियर नहीं है कि इंडिया अपने आत्मनिर्भर भारत विजन को सफल कर रहा है? बताओ। यस, ये देखकर बहुत क्लियर हो रहा है कि अब हम वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग में, आर्म्स प्रोडक्शन में जो है वो ग्लोबल लेवल पे compete जो है वो कर रहे हैं। सो अब बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक अचीवमेंट की इंडिया के बारे में स्पेसिफिकली। तो इंडिया का एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, तो हमारा जो एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन है वो फाइनेंशियल ईयर 2024 में 1.27 ट्रिलियन रुपीस तक पहुंच गया है, जो पिछले साल 16.7% ज्यादा है। एक्सपोर्ट की बात करें तो हम 100+ कंट्रीज में अपने डिफेंस प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। टॉप बायर्स हमारे हैं USA, फ्रांस, आर्मेनिया। ये टॉप बायर्स के नाम जो है वो जरूर ध्यान में जो है वो रखना कि हमारे जो टॉप बायर्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो USA, फ्रांस, आर्मेनिया। फिर इसके अलावा अपने ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में क्या ही बात करें, आप जानते ही हैं, ये अब फिलीपींस जैसी कंट्रीज में भी डिमांड में है। इसके अलावा आकाश मिसाइल, डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट, पिनाका मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम, ये सब चीजें एक्सपोर्ट हो रही हैं। ये सब चीजें, ये देखो USA, फ्रांस, आर्मेनिया टॉप डेस्टिनेशन है एक्सपोर्ट के। ब्रह्मोस मिसाइल है ना, तो ये सब चीजें। अभी रुक जाओ, मैं आपको लिखवा दूंगा। अब सुनो, डिफेंस ग्रोथ के पीछे फैक्टर्स क्या है। पहला तो FDI लिमिट को 74% तक बढ़ाया गया और डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट पर ज्यादा फोकस हो रहा है कि हम कंट्री के अंदर ही चीजें जो है वो बनाएं। डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 के तहत पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट से 5,521 आइटम्स के इंपोर्ट बैन होने वाले हैं, जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करेंगे। डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस में डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के साथ प्राइवेट सेक्टर भी 21% का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में जो डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है वो इंडिया के फ्यूचर ग्रोथ को जो है वो एक्सेलरेट करने वाला है। अब सुनो, इंडिया का टारगेट फाइनेंशियल ईयर 29 तक 3 ट्रिलियन रुपीस डिफेंस प्रोडक्शन अचीव करना, वेरी इंपॉर्टेंट टारगेट। इसके साथ डिफेंस एक्सपोर्ट्स और ग्लोबल पार्टनरशिप भी बढ़ती रहेंगी। इनोवेशन और कोलैबोरेशन पर फोकस करते हुए इंडिया सिर्फ एक बायर से सप्लायर ही नहीं बन रहा, बल्कि पूरे दुनिया भर में अपने प्रेजेंस को, यानी कि अपनी छाप को जो है वो छोड़ता जा रहा है, जो कि काफी गर्व वाली बात है इंडिया के लिए। सो ये थी इंडिया की डिफेंस सेक्टर की एक कहानी, जो कि एक प्राउड मूवमेंट ही नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजी है बेसिकली ग्लोबल लेवल पर अब अपनी प्रेजेंस बनाने की। तो आपने ये तो लिख लिया, सिप्री दुनिया की 100 लार्जेस्ट आर्म प्रोड्यूसर्स की लिस्ट निकालता है, जिसमें इंडिया की 3 कंपनी शामिल हैं, है ना। ये लिख लिया आपने, बस इतना अभी लिखना जरूरी है आपके लिए। बाकी इसके अलावा जो है वो क्या लिखोगे आप इसके अलावा इनकी परफॉर्मेंस वगैरह उतनी कुछ खास लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर लिखना चाहो तो HAL की 43rd रैंक ये लिख लो, ये ठीक रहेगा आपके लिए। HAL की 43rd रैंक, BEL की रैंक जो है वो 67। MDL जो है उसने हाईएस्ट ग्रोथ जो है वो रही है, अपनी रैंक जो है वो इंप्रूव करी है 94, है ना, 96 से 94 कर दी। ठीक है, फिर इसके अलावा USA सबसे टॉप पर है, ये लिख लो आप। USA 41 कंपनीज है USA के पास। चाइना की 9 कंपनीज है। फिर रशिया हम लोग को देखने को मिल रहा है। हाँ, इंडिया का ये टारगेट मेंशन कर लो, फाइनेंशियल ईयर 29 तक हमें 3 ट्रिलियन रुपीस का डिफेंस प्रोडक्शन, एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन टारगेट अचीव करना है, जो अभी जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2024 तक 1.27 ट्रिलियन रुपीस हो गया। ये लिख लेना भाई, हमारा टारगेट है 2029 तक 3 ट्रिलियन रुपीस डिफेंस प्रोडक्शन तैयार करना, और अभी हम 1.27 ट्रिलियन रुपीस पे हैं। USA, फ्रांस, आर्मेनिया को सबसे ज्यादा वेपन्स हम लोग जो है वो भेजते हैं। हमारी सबसे ज्यादा डिमांड में है ब्रह्मोस मिसाइल,
डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट, ये लिख लेना भैया, ये सब क्या एग्जांपल्स के लिए अच्छे होते हैं। 155 आर्टिलरी गन, आकाश मिसाइल्स। पिनाका। फिर आप लिखो, सॉरी, हमने एफडीआई जो है वो डिफेंस सेक्टर में जो है वो 74% करी है, ठीक है, और अप टू 100% गवर्नमेंट रूट के थ्रू। याद है कल के लेक्चर में हमने, और ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन वेंचर्स के लिए हमने कल के लेक्चर में एफडीआई के बारे में डिस्कस किया था। एक गवर्नमेंट रूट के थ्रू होती है और एक ऑटोमेटिक रूट होती है ना। तो ऑटोमेटिक रूट में 74% एफडीआई डिफेंस सेक्टर में, और गवर्नमेंट रूट में 100%। ठीक है। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट भी हम लोग जो है वो तैयार कर रहे हैं, जिसमें 5,521 आइटम्स आने वाले हैं, कि मतलब भाई ये आइटम सिर्फ हम इंडिया में ही बनाएंगे, वो उस पर्पस के लिए होता है। दो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हम लोग को उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर देखने को मिल रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ठीक है, बस इतनी चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। दैट्स इट। अब गाइस देखो, पैंगोलिन, कोविड-19 के टाइम पर पैंगोलिन को कौन कैसे भूल सकता है। वीडियो को पॉज करो और आप ही बताओ ये पैंगोलिन के टॉपिक से रिलेटेड क्या होगा इसका आंसर, क्योंकि मैं पैंगोलिन के टॉपिक को पहले भी कई बार पढ़ा चुका हूँ। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, पूरी पूरी है, देखो इसका एक्सप्लेनेशन भी हमारी पीडीएफ में यहाँ पर दिया हुआ है। आईएनएस निर्देशक, आइए इसके बारे में जो है वो चर्चा करते हैं। आईएनएस निर्देशक जो है, ये लिख लो भाई, ये इंपॉर्टेंट है। ये सर्वे वेसल लार्ज प्रोजेक्ट का जो है वो हिस्सा है। सर्वे वेसल लार्ज प्रोजेक्ट। और ये शिप जो है, बताया जा रहा है कि इसमें एडवांस सिस्टम्स लगे हुए हैं, मल्टी बीम एको साउंडर्स, ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल्स। ये जो शिप है, जहाज है, ये बेसिकली मैरीटाइम डिप्लोमेसी को रहे वो बढ़ा देगा और इंडिया के सागर इनिशिएटिव को रहे वो प्रमोट करेगा। अब ये पेंगोलिन से रिलेटेड ही, इसकी ट्रैफिकिंग से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन है, मेंस का ट्राई करना है इसका 120 वर्ड्स में आंसर लिखने की। एंड अच्छा, बाय द वे, मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू गाइस एंड योर फैमिली। एंड बस आज के लिए इतना ही था। मैं मिलूंगा आपसे कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।